2 बिलियन लोग मतलब ग्लोबल जीडीपी का लगभग 25% हिस्सा और एक ट्रेड पैक्ट जिसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड अग्रीमेंट बोला जा रहा है। इंटरेस्टिंगली ये डील ट्रम्प की वजह से ही पॉसिबल हुई। उनकी पॉलिसीज और यूएस के ग्लोबल स्टैंड से इंडिया एंड ईयू के रिलेशंस काफी डीपन होने लगे हैं। सालों की अटकी हुई नेगोशिएशन एंड स्ट्रैटेजिक हेजिटेशन के बाद इंडिया और यूरोपियन यूनियन आखिरकार एक लैंडमार्क फ्री ट्रेड अग्रीमेंट 27 जनवरी 2026 को नेगोशिएशंस कंक्लूड किया। तो ये इतना हाइप किया जा रहा अग्रीमेंट असल में ऑफर क्या करता है? आज यूरोपियन यूनियन इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 2024 में दोनों के बीच गुड्स ट्रेड 120 बिलियन यूरोस तक पहुंच चुका था, जो इंडिया के टोटल ट्रेड का 11% रिप्रेजेंट करता है। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इंडिया 2030 तक दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है, यूएस एंड चाइना के बाद। तो जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा वैसे वैसे ईयू के साथ ये पार्टनरशिप नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। इसलिए यूरोप के लिए ये एफटीए सिर्फ एक ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है, ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का अर्ली इन्वेस्टर बनने का चांस है। और ग्रोथ स्टोरी मिस करना यूरोप अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अब इंडिया के एंगल से समझो, आजकल का ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट फुल्ली अनप्रिडिक्टेबल मोड में है। यूएस ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर स्पेशली टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स पर हेवी टैक्सेस लगा रखे हैं एंड चाइना के साथ रिलेशनशिप भी ट्रेड से ज़्यादा स्ट्रैटेजिक राइवलरी वाला हो गया है। तो इंडिया के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं एंड यहीं पर यूरोप एंटर्स द सीन। ईयू एक ऐसा मार्केट है जहां रूल्स क्लियर होते हैं, पॉलिसी शॉक्स कम होते हैं एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स पॉसिबल होती है। तो टाइमिंग दोनों के लिए ही परफेक्ट है। इंडिया को चाहिए एक रिलायबल ग्लोबल पार्टनर और यूरोप को चाहिए इंडिया की ग्रोथ वेव का टिकट। अब सवाल ये है, इस इंडिया ईयू एफटीए का असली फायदा कौन कौन से सेक्टर्स उठाएंगे? सबसे पहले बात करते हैं टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स की, क्योंकि यहीं पर इंडिया ईयू का सबसे बड़ा डायरेक्ट एंड विजिबल इम्पैक्ट दिख सकता है। तो अभी सीन क्या है? इंडियन गारमेंट्स जब ईयू के मार्केट्स में जाते हैं तो क्लियर डिसएडवांटेज के साथ एंटर होते हैं। इंडियन अपैरल पर 9 to 12% तक इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। और साइड में देखो कॉम्पिटिटर्स को, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज ईयू के प्रेफरेंस स्कीम के अंडर जीरो ड्यूटी पर सेम प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं। मतलब प्रोडक्ट सेम, क्वालिटी सेम, पर इंडिया स्टार्टिंग लाइन में ही पीछे रह जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, यूएस के बाद ईयू इंडियन अपैरल एक्सपोर्ट्स का सेकेंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है। प्लस टेक्सटाइल्स इंडिया के मोस्ट स्किल रेडी इंडस्ट्रीज में से एक है। फैक्ट्रीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, लेबर फोर्स अवेलेबल है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर काम करते हैं। बस एक चीज मिसिंग थी, कॉम्पिटिटिव मार्केट एक्सेस। एफटीए डील का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट इमीडिएट होगा। इंडियन एक्सपोर्टर्स या तो हायर मार्जिन एंजॉय करेंगे या फिर यूरोप में ज्यादा प्राइस कॉम्पिटिटिव बनकर वॉल्यूम ग्रैब करेंगे। इसका डायरेक्ट बेनिफिट कौन उठा सकता है? कंपनीज जैसे कि गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, केपीआर मिल, होम टेक्सटाइल प्लेयर्स, वेलस्पन लिविंग एंड इंडोकाउंट और रेमंड, जो फैब्रिक्स और सूटिंग्स का मेजर नेम है। अब बात करते हैं आईटी सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी की, जो इंडिया का ग्लोबल सीक्रेट वेपन माना जाता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी, गुड्स ट्रेड सिर्फ टैरिफ से हिट होता है, लेकिन सर्विसेज ट्रेड का गेम नॉन टैरिफ बैरियर्स खेलते हैं। और यूरोप में आईटी फर्म्स के लिए ये बैरियर काफी रियल है। सबसे पहला हेडेक, वर्क वीजाज। इंडियन प्रोफेशनल्स को ईयू की डिफरेंट कंट्रीज में लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने के लिए अलग अलग कंट्रीज के वीजाज चाहिए होते हैं। वन यूरोप बट मल्टीपल रूल्स। फिर आता है डेटा का इशू। यूरोप का जीडीपीआर वर्ल्ड के स्ट्रिक्टेस्ट डेटा लॉज में से एक है। जब तक इंडिया को फॉर्मली डेटा सिक्योर ज्यूरिडिक्शन का टैग नहीं मिलता, इंडियन टेक फर्म्स को हैवी कॉम्प्लायंस सिस्टम सेटअप करने पड़ते हैं। रिजल्ट, कॉस्ट बढ़ जाती है और ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में इंडिया लेस कॉम्पिटिटिव लगने लगती है, चाहे डिलीवरी डिजिटल हो या रिमोट। कुछ केसेस में तो यूरोपियन रेगुलेशंस इंडियन कंपनीज को लोकल ऑफिसेज खोलने या मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड मीट करने के लिए फोर्स कर देते हैं, इवन जब सर्विसेज क्रॉस बॉर्डर डिजिटली डिलीवर हो रही होती हैं। ये डायरेक्टली हिट करता है इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को, क्रॉस बॉर्डर डिजिटल डिलीवरी। डिस्पाइट ऑल दिस फ्रिक्शन, इंडिया ईयू सर्विसेज ट्रेड का ग्रोथ इम्प्रेसिव रहा है। 2024 में बायलैटरल ट्रेड सर्विसेज 66 बिलियन यूरोस तक क्रॉस कर चुका है। इसमें से ईयू ने 37 बिलियन यूरोस से ज्यादा की सर्विसेज इंडिया से इंपोर्ट की। अब इमेजिन करो अगर ये ट्रेड डील मोबिलिटी रूल्स को सिंप्लीफाई करे, डेटा फ्लोज को स्मूदर बनाए और रेगुलेटरी फ्रिक्शन को रिड्यूस करे, तो ये इम्पैक्ट सिर्फ टैरिफ कट से कहीं ज़्यादा बड़ा हो सकता है।
इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे आईटी जाइंट्स को, जो ऑलरेडी यूरोप में लार्ज डिलीवरी सेंटर्स ऑपरेट करते हैं, और एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जो खासकर यूरोप के ऑटोमेटिव एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में आर&डी एंड इंजीनियरिंग आउटसोर्सिंग से सॉलिड गेन्स देख सकता है। बॉटम लाइन, आईटी सर्विसेज में इंडिया काफी स्ट्रांग है। अगर रूल्स थोड़े से स्मूथ हो जाएं तो गेम कंप्लीटली शिफ्ट हो सकता है। अब बात करते हैं फार्मा एंड स्पेशलिटी केमिकल्स की, जहां इंडिया ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है, बट राइट मार्केट एक्सेस मिलने से नेक्स्ट गियर लग सकता है। सबसे पहले फार्मा। इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आज दुनिया के लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में से एक है, एंड वॉल्यूम्स के हिसाब से इंडिया ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट ड्रग प्रोड्यूसर है। अभी प्रॉब्लम ये है, इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स का मोर देन 1/3 से भी ज्यादा यूएस मार्केट पर डिपेंडेंट है। जब भी यूएस टैरिफ्स बढ़ते हैं या रेगुलेटरी स्क्रूज टाइट होते हैं, इंडियन फार्मा कंपनीज डायरेक्ट ट्रेड पॉलिसी रिस्क में आ जाती हैं। इस कंपैरिजन में यूरोप एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव एंकर मार्केट है। ऑलरेडी ईयू इंडियन फार्मा स्टॉक्स का अराउंड 20% अब्सॉर्ब करता है। अगर एफटीए के थ्रू बेटर मार्केट एक्सेस मिलता है तो ट्रेड फ्लोज रीबैलेंस हो सकते हैं और किसी एक जियोग्राफी पर ओवर डिपेंडेंस का रिस्क क्लियरली कम हो जाता है। अब इसी लॉजिक को स्पेशलिटी केमिकल्स पर अप्लाई करो। डाइस, पिगमेंट्स, एग्रोकेमिकल्स, कोटिंग एडिटिव्स, ये प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर से लेकर ऑटोमोबाइल्स, कॉस्मेटिक्स हर जगह यूज होते हैं। इस ट्रेंड का डायरेक्ट फायदा नवीन फ्लोरिन जैसे स्पेशलिटी केमिकल लीडर्स को मिल सकता है। फार्मा साइड पर डिवीज लैब्स और सिंजन, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च में स्ट्रॉन्ग हैं, यूरोप से बढ़ती डिमांड का क्लीन अपसाइड देख सकते हैं। ट्रेड डील पर पब्लिक डिबेट ज्यादातर यूरोपियन कार्स के इंडिया में चीपर एंट्री होने पर फोकस करता है, लेकिन एक उतनी ही इंपॉर्टेंट और अंडर एप्रिशिएटेड अपॉर्चुनिटी ऑटो कंपोनेंट्स में छुपी हुई है। यूरोप एनर्जी इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे फॉर्जिंग्स और कास्टिंग में स्ट्रक्चरली अब कॉम्पिटिटिव नहीं रहा, मेनली हाई कॉस्ट पार की वजह से। इंडिया ऑलरेडी यूरोप को लार्ज वॉल्यूम्स में प्रिसीजन ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट करता है। मशीन्स एंड अप्लायंसेस कैटेगरीज जिसमें काफी ऑटो कंपोनेंट्स भी आते हैं, ईयू से इंडिया के टॉप इंपोर्ट्स में ये शामिल हैं। अगर ट्रेड बैरियर ईज होते हैं तो मदरसन सुमी और भारत फोर्ज जैसे कंपनीज के एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल पिक्चर ये है, आईटी सर्विसेज, टेक्सटाइल, स्पेशलिटी केमिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, ये सब इंडिया ईयू एफटीए के सबसे बड़े पोटेंशियल विनर्स हैं। लेकिन साथ ही ये एग्रीमेंट एक नई रियलिटी भी सिग्नल करता है। फ्यूचर ट्रेड सक्सेस अब सस्टेनेबिलिटी, कॉम्प्लायंस एंड रेगुलेशंस पर डिपेंड करेगा, जितना पहले टैरिफ्स पर करता था। अब आपसे सवाल ये है, आपको क्या लगता है कौन सा सेक्टर इस डील से सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा सकता है? ऐसे ही ब्रेकडाउन्स के लिए अरिहंत प्लस को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।